एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी। आज पेपर 3 सिविल लॉ 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लिए एक अटैम्प्ट करता हूँ। ये सिविल लॉ 1 का पेपर है 2023 एडिशनल सेशन जज। तो सीधा चलते हैं जी, जिस तरह हम अपने नोट्स बनाते हैं और फिर उनको जो है ना सॉल्व करते हैं, तो इस तरह मैंने कुछ इसको अटैम्प्ट किया है। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द लॉस ऑफ प्लेज्ड गुड्स प्रोवाइडेड एज सिक्योरिटी फॉर डेट। पहले पहले एक सवाल में बात ही यही की गई है कि ये जो प्लेज होती है इसके अंदर अगर वो जो गुड्स जो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए रखी गई थी, अगर वो उन मतलब वो लॉस हो जाए, उनका गुम हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन ऑफ द पॉनी एंड द पॉनर। दूसरी बात, अब ये भी एक तरफ से वो कह रहा है कि रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस जो हैं पॉनर एंड पॉनीज की, ठीक है, एंड अफेक्ट देयर ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटस ऑफ द डेट। और वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये जो लॉस कॉज होता है इसका अफेक्ट क्या होगा वो जो डेट है उसके ऊपर। आगे चौथी बात यही था कि इसको एक्सप्लेन करें इलस्ट्रेशन के साथ ही। तो ये सेक्शन 172 से 181 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्लेज का एक टॉपिक है, यानी कि बेलमेंट ऑफ प्लेज। इसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि प्लेज होती क्या है। अ प्लेज इज़ अ टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय वन पार्टी। ये जो प्लेज होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये बेलमेंट की एक टाइप है, जहाँ पर गुड्स जो हैं, जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं एक पार्टी जिसको पॉनर कहते हैं, दूसरी पार्टी को जो है ना, एक पार्टी जो ट्रांसफ़र कर रही है और जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है उसको पॉनी कहते हैं, ठीक है। एज ए सिक्योरिटी फॉर डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अब वो जो चीज़ ट्रांसफ़र की जा रही है पॉनर से पानी की तरफ, वो इसलिए ट्रांसफ़र की जा रही है कि वो चीज़ एक सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई जा रही है। जो बंदा कर्ज़ ले रहा है उस कर्ज़ के बदले में हम कोई चीज़ रखवा रहे हैं बतौर सिक्योरिटी, या वो कोई ऐसा हमने प्रॉमिस किया है कि हम ये प्रॉमिस जो है ना ज़रूर परफॉर्म करेंगे, उसके बदले में मैं ये चीज़ जो है ना वो क्या करता हूँ, सिक्योरिटी रखता हूँ। प्लेज साफ ज़रिए मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जब हम किसी सिक्योरिटी के तौर पर मूवेबल प्रॉपर्टी को रखवाते हैं उसको प्लेज कहते हैं। और एक मॉर्गेज का वर्ड यूज़ होता है जिसे हम रहन कहते हैं। वो जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी जब हम रखवाते हैं एज ए सिक्योरिटी, तो उसको जो है ना प्लेज कहते हैं, वो कहते हैं, सॉरी, मॉर्गेज कहते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसमें सीधा हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं तो टू द पॉइंट ही रहते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द पॉनी, वो जो पॉनी होता है जिस पर्सन को टू होम गुड्स आर प्लेज्ड, ठीक है, जिसके पास वो गुड्स रखवाई गई हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं। तो ड्यूटी ऑफ केयर है, साफ ज़ाहिर है जो पानी है जिसके पास वो प्रॉपर्टी रखवाई गई है, गुड्स रखवाई गई है, वो क्या करेगा, इस तरह केयर करेगा वो जो प्लेज्ड गुड्स हैं, जिस तरह एक आम शख्स जो होता है ना, ऑर्डनरी प्रूडेंट पर्सन अपनी चीज़ों की जो है ना केयर करता है, इस तरह जो है ना, मिसाल के तौर पे सिमिलर सर्कमस्टांसेस, खुदा ना खास्ता कोई आग शाग लग जाए तो जैसे बंदा अपनी चीज़ को उठा के साइड पे रखता है, इसी तरह दूसरे की चीज़ को भी उठा के रखना चाहिए। तो इसी तरह सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर एक आम प्रूडेंट माइंड जिस तरह केयर करता है चीज़ों की, तो वो पानी है उसकी भी यही ऑब्लिगेशन है कि जो चीज़ उसके पास रखवाई गई है वो उसी तरह ही उसकी प्रॉपर केयर करे। अब उसकी ये जो सेक्शन 51 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें लिखा हुआ है, ये इंडियन 51 का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हवाला यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि रिटर्न ऑफ गुड्स है वंस द डेट और प्रोमिस इज़ फुलफिल्ड, जब वो कर्ज़ वापस कर दिया जाता है, यानी कि वो जो या जो ज़िम्मेदारी थी वो पूरी कर दी जाती है, तो जो पानी है जिसके पास वो जो चीज़ रखवाई गई है वो क्या करेगा, मस्ट रिटर्न द प्लेज्ड गुड्स टू द ओनर। तो जो बंदा चीज़ रखवाने आया था सिक्योरिटी के तौर पर और कर्ज़ लेके गया था या कोई ऐसी ज़िम्मेदारी का कंप्रोमाइज़ करके गया था, प्रॉमिस करके गया था, जैसे ही वो डेट वापस कर देता है तो ये गुड्स को रिटर्न कर देगा। अब राइट टू रिटेन है, ये जो पानी है जिसके पास चीज़ें रखवाई गए हैं, ये क्या कर सकता है, ये चीज़ों को रिटेन भी कर सकता है गुड्स को। कब तक, जब तक उसका जो डेट है वो रीपेड नहीं होता, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ी हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द पानी थी और ये ऑब्लिगेशन ऑफ द पानर।
पानर कौन है? द पर्सन प्लेजिंग गुड्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो रीपेमेंट ऑफ डेट, इसकी ऑब्लिगेशंस में जो पहली ऑब्लिगेशन है वो क्या है कि रीपेमेंट ऑफ डेट होती है। प्राइमरी ऑब्लिगेशन इज़ टू रीपे द डेट। साफ ज़ाहिर है उसने कर्ज वापस करना है, जो चीज़ उसने रखवाई थी बतौर सिक्योरिटी, तो जो कर्ज लेके गया तो वो कर्ज उसने वापस तो करना है। ठीक है, तो ये जो है ना पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन में है। या फुलफिल द प्रॉमिस फॉर विच द गुड्स वर प्लेज्ड, या वो जो उसने प्रॉमिस किया था उसको जो है ना वो फुलफिल करेगा। प्रॉमिस फॉर विच द गुड्स वर प्लेज्ड, ठीक है, जिसके लिए उसने गुड्स जो है ना वो रखवाई थी, वो प्रॉमिस जो है ना वो फुलफिल करेगा। राइट टू रिडेम्पशन, साफ ज़ाहिर है जो बंदा अपनी गुड्स रखवा रहा है और वो जो कर्ज दे देता है तो उसके पास ये राइट तो कानून उसको देता है ना कि हाँ जी मैंने अपना कर्ज दे दिया तो मुझे मेरी प्रॉपर्टीज़, मेरी जो गुड्स रखी गई उनको रिडीम कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, या डेट या कोई भी प्रॉमिस जो है। अब हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से के ऊपर आ जाते हैं कि अगर लॉस हो जाता है प्लेज गुड्स का, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो पहले ये है कि इफ़ द पानी लूजेज और डैमेजेस द गुड्स, जिसके पास जो चीज़ रखवाई गई है बतौर सिक्योरिटी, वो क्या करता है उससे वो चीज़ें उनसे उनसे लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है उस चीज़ का। तो अब लाइबिलिटी ऑफ पानी यहाँ पे क्या है। साफ ज़रे कोई चीज़ हम रखवाई गई है, उसकी उसने हिफाजत करनी थी लेकिन उसका लॉस हो गया, तो अब उसके ऊपर क्या लाइबिलिटी होगी। इफ़ द पानी नेग्लिजेंटली लूजेज और डैमेज द प्लेज्ड, ठीक है, अगर ये जो पानी है इससे नेग्लिजेंटली तौर के ऊपर, यानी कि उसकी ही गलती है, उसी से ही कोई ना कोई जो है ना नेग्लिजेंस जो है ना कमिट हुई है और इस वजह से नुकसान हुआ है, वो जो चीज़, वो जो गुड्स, वो जो प्लेज की गई थी, तो क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन द ऑनर फॉर द लॉस। तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो कंपनसेशन देगा किसको, ऑनर को, फॉर द लॉस, उस नुकसान के लिए। दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेलमेंट, सेम इसी तरह बेलमेंट का भी यही प्रिंसिपल है, वेयर द पानी मस्ट एक्सरसाइज ड्यू केयर। तो साफ ज़ाहिर है वहाँ पे बेलर जो होता है, बेली को चीज़ें दे रहा होता है, तो बेली वहाँ पे क्या करता है, चीज़ों की केयर करता है। इसी तरह यहाँ पे पानर पानी को जो चीज़ दे रहा है, गुड्स दे रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनको केयर करता है उसकी, लेकिन नेग्लिजेंटली उससे वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज हो गई। ठीक है, वो चीज़ें जो है ना उनसे जो है ना उसको लॉस कर खड़ा है वो, तो अब वो जो पानर है उसको पे करेगा कंपनसेशन। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन डेट, द डेट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। अब ज़रूरी नहीं कि वो जो उससे नुकसान हुआ है, ठीक है, चीज़ का, इससे वो जो डेट कर्ज था वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा बाय द लॉस ऑफ गुड्स। चीज़ों का नुकसान हो गया और कानून ये नहीं कहता कि उसका वो जो कर्ज था वो भी ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, the debt is not automatically discharged by the loss of goods. However, the pawnbroker may claim compensation equivalent to the value of the goods lost. If the compensation amount equals the debt, it may offset the debt. अब ये नीचे आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है डेट के ऊपर जब नुकसान हो जाता है। ए ने ज्वेलरी रखवाई थी प्लेज की, जो 10,000 रुपीज़ की थी बी के पास, और लोन लिया है 7,000 रुपये का बी से। अब बी से जो ना वो जो ज्वेलरी थी ना वो नेग्लिजेंटली उससे वो गुम हो गई है चीज़, ज्वेलरी जो थी। ए जो था उसने 10,000 रुपया जो है ना उसकी वर्थ थी वो उससे क्लेम करेगा बी से कि भाई मेरे 10,000 वापस करो। अब लोन अमाउंट जो थी वो 7,000 थी। अब 7,000 रुपया लोन तो उसने क्या करना है, पे करना है। ठीक है, अगर चीज़ का जो लॉस हो गया और 10,000 वो लेने का पाबंद है। साफ ज़ाहिर है उसकी जो चीज़ रखवाई गई थी ज्वेलरी, उसकी 10,000 की वो मालियत थी, 7,000 रुपये का उसने कर्ज लिया हुआ था। 10,000 की चीज़ उसकी गुम हो गई, नुकसान हो गया, तो वो 10,000 रुपये अपने क्लेम कर सकता है, लेकिन वो जो 7,000 रुपये है वो उसके ऊपर ड्यू हैं कर्ज के। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि वो कहे कि जी 7,000 रुपये उसमें से माइनस हो गए, क्योंकि 7,000 रुपये आपका कर्ज था, तो बाकी जो 3,000 रुपये बचते हैं तो वो जो पानर है वो ले सकता है और पानी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि पे करेगा। इफ़ द लॉस इज़ विदाउट पानीज़ फॉल्ट, अब दूसरी सूरत हाल में हम कहते हैं कि वो जो लॉस हुआ था ना उसमें जो पानी है ना उसकी उसका फॉल्ट नहीं है। ठीक है, नो लाइबिलिटी ऑफ पानी। अब यहाँ पे चूंकि डैमेज या नुकसान हुआ है
वो कोई भी नेचुरल या कैलेमिटी या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। तो पानी की जो है ना उसमें क्या थी, उसमें नेग्लिजेंटली बिहेवियर उसका नहीं था, नेग्लिजेंस नहीं थी, तो अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो पानी में नॉट बी लाइबल फॉर कंपनसेशन, तो वो कंपनसेशन के लिए लाइबल नहीं है। इसका इम्पैक्ट ऑन डेट क्या होगा? तो इन सच केसेस द डेट रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है, लेकिन चीज़ भले ही चली गई है, खुदा न खास्ता कोई ज़लज़ला आया, गाड़ी जो थी वो डैमेज हो गई, जो बतौर सिक्योरिटी रखवाई गई थी। अब वो तो एक नेचुरल जो है ना उसकी वजह से वो कैलेमिटी की वजह से ख़त्म हुई है चीज़, अब वो ले सकता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि अभी मेरा जो डेट है वो जो है ना मुझे वापस किया जाए, ठीक है। रीपे द डेट और फुलफिल द प्रॉमिस, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल आपको देता हूँ, इसमें भी आपको समझ आ जाएगी कि ए प्लेजेस अ व्हीकल टू बी फॉर अ लोन, लोन ले लेता है, गाड़ी सिक्योरिटी के तौर पे खड़ी कर देता है, और सिक्योरिटी वो जो गाड़ी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है अर्थक्वेक की वजह से, और उसमें बी का कोई फॉल्ट नहीं होता। अब ए जो है ना इस स्टिल लायबल टू रीपे द लोन, साहब ज़रा सिक्योरिटी वाली चीज़ भी गई और लोन भी उसने जो है ना, मतलब जो बंदा था जिसको प्लेज की गई है पानी, वो जो है ना साहब ज़रा सिक्योरिटी जो है ना वो अपना लोन जो है ना वो पे करेगा, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ डेट, ये क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था, अगर ये लॉस ड्यू टू पानीज नेग्लिजेंस होता है, ठीक है, तो पार्टनर मे चूज टू सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्लेज गुड्स अगेंस्ट द डेट। इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स इक्वल्स और एक्सीड द डेट कैन बी कंसीडर्ड सेटिस्फाइड, ठीक है। अब जो पार्टनर था उसने देखा कि पानी की नेग्लिजेंस की वजह से जो है ना उसकी वो जो सिक्योरिटी वाली चीज़ थी वो डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब वो चीज़ जो रखवाई गई थी अगर उसकी कीमत ज़्यादा थी, जिससे लॉस जो है ना लॉस मतलब लोन कम था, उस सिक्योरिटी वाली चीज़ की कीमत ज़्यादा थी, तो वो लोन की अमाउंट उसमें से वो डिडक्ट की जाएगी और बाकी रिमेनिंग जो है ना वो पानी से ले लेगा, क्योंकि उसने की नेग्लिजेंट बिहेवियर था उसका। और इसी तरह अगर नेग्लिजेंस नहीं थी, कोई और एक्सीडेंट की वजह से वो गाड़ी चली गई थी, तो वो गाड़ी तो एक्सीडेंट की वजह से गई है, फॉल्ट वाज नॉट ऑन द साइड ऑफ द पानी, तो ऑनर जो है ना, ठीक है, वो जो डेट वाली लाइबिलिटी है वो वैसी ही रह जाएगी, कि वो डेट लेने का जो है वो कानूनी तौर पे वो अपना कर्ज जो है वो उससे ले सकता है, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं इसको, दैट द स्टेटस ऑफ द डेट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द लॉस ऑफ द प्लेज्ड गुड्स। डेफिनेटली जो चीज़ प्लेज की जाती है गुड्स, हालात वाक़यात के ऊपर डिपेंड करता है कि डेट का स्टेटस क्या रहेगा। इफ़ द लॉस इज़ ड्यू टू द पॉनीज नेग्लिजेंस, अगर वो जो पॉनीज है उसकी नेग्लिजेंस से अगर लॉस हुआ है, तो पॉनर कैन क्लेम कंपनसेशन, उस लॉस की भी कंपनसेशन ले सकता है और वो जो डेट है वो भी इंटैक्ट रहता है, ठीक है। हाउएवर इफ़ द लॉस अकर्स विदाउट द पानीज फॉल्ट, और बता अगर पानीज के फॉल्ट की वजह से लॉस हुआ है, तो पॉनर्स ऑब्लिगेशन टू रीपे द डेट रिमेन्स इंटैक्ट, तो वो फिर भी अपना लोन जो है ना वापस करने का जो है ना वो पाबंद होता है। होप कि आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। बाकी कोई सजेशन वगैरह है तो आप लोग जो है ना बता सकते हैं। ये एक मैं अपनी समझ के मुताबिक जो मुझे मटेरियल लगता है कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एग्जामिनर ने यही पूछा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो ऐड कर दूँ इसके अंदर। बाकी तमाम दोस्त माशाल्लाह जो काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं एग्ज़ाम की तैयारी में, वो कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई बेहतर सजेशन देना चाहते हैं, तो मैं उस चीज़ को भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो बीइंग अ स्टूडेंट अगर कोई गलती वगैरह हो जाती है तो आप लोगों ने दरगुज़र करना है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।